शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर मनीषा सोलंकी। डॉक्टर मनीषा विवेक सोलंकी प्रिंसिपल हैं डीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे की और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं एनएम रांडे मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनीषा सोलंकी ने अपनी होम्योपैथिक शिक्षा पुणे महाराष्ट्र के डीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्राप्त की है, जहां वे वर्तमान में प्रिंसिपल, पीजी निदेशक, प्रोफेसर और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग की प्रमुख हैं। आज हमारे 599 मीटिंग में डॉक्टर मनीषा सोलंकी हमें माता और बच्चों की देखभाल होम्योपैथी के माध्यम से विषय पर अपने विचार और अनुभव साझा करेंगी। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। Yes. Can you see my slide? Yes ma'am, it's visible. Yeah, and am I audible also? Yes ma'am, you're audible. Okay, thank you so much for introducing me, and I'm always thankful to Sahani sir for giving me this platform so that I can share some of my experiences in my from my practice of homeopathy. I also am very thankful, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो भी इस आज के वेबिनार में जुड़े हुए सारे हमारे होम्योपैथी के सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं, और उन सभी को मैं प्रणाम नमस्कार करके मैं मेरा ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आज का जो विषय है वो है माता और बच्चों की देखभाल होम्योपैथी के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो इस विषय को हमने इसलिए चुना क्योंकि आज भी जैसे कि हमारे अमृत महोत्सव स्वर्ण महोत्सव के इंडिपेंडेंस के बाद भी हमको ये समझ में आ रहा है कि आज भी महिलाओं का और बच्चों का जो हेल्थ स्टेटस है वो आज भी जितना होना चाहिए उस हिसाब से है नहीं। इसके लिए बहुत कुछ हमको प्रयास करने होंगे जहाँ पे हम माता और बालकों का भविष्य में भी और अधिक उनकी हेल्थ के बारे में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। और दूसरा उसका एक और भी कारण है, जैसे कि अगर हम देखें तो माता, महिलाएं और बच्चे 66.7% हमारी पॉपुलेशन में है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए हमने और ज्यादा प्रयास करके उनका हेल्थ स्टेटस बढ़ाना चाहिए, और उसमें अगर हम होम्योपैथी का समावेश करें तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जरूर ये अचीव कर पाएंगे। इसलिए भी मुझे ऐसे लगा कि ये विषय हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा आज के डिस्कशन के लिए। जब हम ये कह रहे हैं कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी हम जब भारत की बात करते हैं और महिला और बालकों के हेल्थ के समस्याओं की बात करते हैं, तो इसके बारे में गवर्नमेंट, हमारी सरकार भी बहुत जागरूक है, और उन्होंने इन माताओं या महिलाओं और बालकों के हेल्थ के बारे में काफी सारे उपक्रम, काफी सारी अभियान शुरू किए हैं राष्ट्रीय तौर पे। जो कि पहले इनिशियली जो अभियान शुरू किया 1997 और 98 में, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। 2002 में उन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बतौर आयुष इंक्लूजन ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन महिला और बच्चों के लिए वो एक अभियान शुरू किया। अप्रैल 2005 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फेज 2 में फोकस्ड मदर और चाइल्ड के बारे में उनकी हेल्थ की समस्याएं, मॉर्बिडिटी और मृत्यु दर के तौर पे भी रूरल हेल्थ केयर में काफी प्रयास किया और अभियान शुरू किया। और 2007 और 12 का तो अभियान जो 5 साल का अभियान था, जो नेशनल कैंपेन ऑन होम्योपैथी फॉर मदर एंड चाइल्ड, इसमें तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान होम्योपैथी ने दिया। इस प्लेटफॉर्म को तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी के द्वारा भी देश भर में कई जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और
डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन फॉर बालक और महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ काम किया। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत ज्यादा होम्योपैथी के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस कैंपेन में जो नेशनल कैंपेन फॉर मदर एंड चाइल्ड था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था यही था कि महिला और बालकों के हेल्थ के बारे में जो लोग भी रेगुलेटरी अथॉरिटी पे या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको होम्योपैथी की स्ट्रेंथ क्या है ये हमको दिखाना होगा, उनको अवेयर करना होगा। और इसके लिए हमको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम हमको करने पड़ेंगे, जो कि हमने बहुत सारे किए। और जहाँ पे होम्योपैथी का स्कोप कितना अच्छा है, क्या स्ट्रेंथ है होम्योपैथी की महिलाओं के और बच्चों के हेल्थ समस्याओं में, ये हमको उनको ये कैंपेन के थ्रू बताना था। और कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, जहाँ पे समग्र दृष्टि से हम इस जो भी हेल्थ की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं महिलाओं की, उनको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से कैसे इसके ऊपर मार्क कर सकते हैं, एंड वी कैन मेंटेन अ बेटर हेल्थ फॉर महिला और बालक, ये भी एक उसका एक ऑब्जेक्टिव था। और कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, जैसे कि होम्योपैथी का अगर रहेगा, तो ये निश्चित था कि आज की जो स्थिति है हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और दिस इज इसीलिए मुझे ऐसे लगा कि वैसे तो देखा जाए कि एक बड़ा कॉमन और डे टू डे इशू से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल आवर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि हमारी सारी प्रैक्टिस जो है, हमारे पास जो भी माताएं, महिलाएं और बालक आएंगे, उनके लिए हमारा जो सक्षम एक अप्रोच भी है और एक ऑप्शन भी है होम्योपैथी का, ये हमने पूरी तरह से यूज करना चाहिए। सो ये बैकग्राउंड थी मेरी ये सब्जेक्ट को लेने की। हम अगर देखेंगे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं पहले वाले, जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि मेन तौर पे महिलाओं का, स्पेशली मैटरनल, जहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें डेथ रेट या की हेल्थ की समस्याएं जो बढ़ती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण उनको ध्यान में आया है कि जहाँ पे रक्तस्राव जैसे होते हैं, ब्लीडिंग अगर होती है, और ब्लीडिंग के अनेक कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण तो उनकी जो माहवारी है, हर महीने आने वाले पीरियड्स है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है, इरेगुलरिटी है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, मेनोरेजिया है, तो वो एक रीजन हो सकता है। और उसी के ऊपर डिपेंडेंट जो रीजन है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण अनीमिया एक है। अनीमिया तो न्यूट्रिशन के हिसाब से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है। फिर ये जो महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज भी काफी कम है, और उनकी इम्यूनिटी उसके कारण कम हो गई है, तो इन्फेक्शन के कारण सेप्सिस में चले जाना, या कई महिलाओं में हिमरेज का रीजन रिपीटेड अबॉर्शंस ये भी हो सकता है। तो ये भी कारण उन्होंने बताए हैं कि जहाँ पे माताओं की हेल्थ की समस्याएं काफी है, इसके रीजन ये है। अदर और भी कई कारण हैं हिमरेज, एनीमिया, सेप्सिस के अलावा, जैसे कि लेबर के कोई प्रॉब्लम्स है, जो सिस्टमिक कॉजेस है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, या कई अभी तो डायबिटीज भी एक कॉज दिखाई दिया गया है, जो अगर कंट्रोल नहीं है तो ये महिला, गर्भवती महिलाओं के मॉर्टेलिटी का रीजन दिखाया, आई मीन बताया गया है स्टैटिस्टिकली। पालकों के बारे में अगर कहना चाहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि इन्फेंसी में 48% डेथ्स, जैसे मृत्यु दर जो बालकों का है, 2010 में देखा गया है कि जो इन्फेंट्स है उनका
मृत्यु दर 48% है, और जो नियोनेट्स है उनका डेथ रेट 52% है। तो ये तो काफी हाई मृत्यु दर का रेट है। तो इसलिए भी हमें इस विषय में, इस एरिया में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैटर चाइल्ड मॉर्टेलिटी, जैसे हम इन्फेंसी नियोनेट्स में मॉर्टेलिटी रेट देखा, वैसे चाइल्ड मॉर्टेलिटी में कॉमन कॉजेस क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण बच्चों का मृत्यु दर बढ़ रहा है या बढ़ता है। एक तो समय के पहले अगर उनका बर्थ हो गया, जिसको हम प्रीमैच्योरिटी कहते हैं, तो लो बर्थ वेट भी होता है बच्चों में। फिर न्यूमोनिया, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चों में जब होता है, तभी हमको दिखाई देता है कि कॉज ऑफ डेथ ये हो सकता है। बर्थ ट्रॉमा या बर्थ एस्पेक्सिया, ये एक कारण हो सकता है। लूज मोशन जैसे डायरियल डिजीज, ये काफी रूरल एरिया में, भारत में कई बच्चों में ये एक कॉमन कॉज है जिसके कारण इनका हेल्थ अफेक्ट होता है। और कभी कभी अगर इसको समय पे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो ये भी एक कॉज हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि सेप्सिस के कारण माताओं का भी मृत्यु दर में बढ़ावा दिखाई देता है, वैसे बच्चों में भी इन्फेक्शन अगर हो गया तो वो भी एक कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी है। सिमिलर, जैसे मैंने अभी बच्चों में कहा, वैसे जो 1 साल के अंदर के बच्चे हैं उनमें भी यही कारण दिखाई दिए गए हैं। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट दिखाई देती है कि काफी ये रीजंस है जिसके कारण बालकों की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है। और नियोनेट्स जो है उनके भी मृत्यु दर में काफी बढ़ावा दिखाई देता है। तो कंसिडरिंग दिस बैकग्राउंड, ये इसको हम ध्यान में रखें। ऐसे सरकार ने भी, आयुष मिनिस्ट्री ने भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है कि जिसमें हम आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इंटरवेंशन करके मदर और चाइल्ड की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे जगह जगह पे पीएचसी में हो, पेरिफेरल ओपीडीज में हो, प्राइवेट्स में हो, जहाँ पे हम होम्योपैथी को बढ़ावा देके ये जो समस्या है उस पर अच्छे उपाय मिल सके। तो अब जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो पहला पॉइंट है कि एडोलेसेंस और प्रेगनेंसी के पहले की जो एज है, प्री प्रेगनेंसी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है महिलाओं की। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम हमारा सोशो इकोनॉमिक और सांस्कृतिक ये देखें, बैकग्राउंड देखें, तो न्यूट्रिशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन बच्चों में कि उनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। इनके न्यूट्रिशन में काफी कमियां हैं, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, खाने में जो बैलेंस डाइट होना चाहिए वो नहीं है। फिर इनको जो सेक्स एजुकेशन स्कूलों में दी जाती है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो कहा जाता है, इसमें भी काफी गैप्स है। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में जो एजुकेशन दिया जाता है, इसमें भी काफी गैप्स है। और इसी के कारण इनकी बेसिक हेल्थ और इम्यूनिटी की जो स्टेटस है वो काफी अफेक्टेड है, ऐसा दिखाई दिया गया है। सो इनके बारे में ये एज में हम होम्योपैथी काम कर सकते हैं। वैसे ही प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, जहाँ पे हमको ऐसे लगता है, जहाँ पे स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिक केयर, जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए कहीं स्किल्ड केयर चाहिए, वो तो है ही, पर वो अगर केयर नहीं मिले तो उसके कारण जो महिलाओं की हेल्थ की समस्याएं आती हैं, उसमें भी हम कुछ सहयोग दे सकते हैं। और महिलाओं के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में ऐसे लगता है कि जो इमीडिएट पोस्ट पार्टम केयर होनी चाहिए या पोस्टपार्टम केयर जो बेबी की होनी चाहिए, इसमें हमको ध्यान से काम करना पड़ेगा। न्यूबॉर्न और चाइल्ड केयर में जैसे कि रिकरेंट डायरिया, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सम इन्फेक्शंस विच आर बहुत कॉमन है बच्चों में,
इनमें हम अगर प्रिवेंटिव और प्रमोटिव रोल कर सकते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन हो सकता है। न्यूट्रिशन के बारे में, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर हम कुछ काम कर सकते हैं थ्रू बोथ थ्रू मेडिसिन एंड काउंसलिंग, दैट also can help in improving the health status of our children, 0 to 18 years specifically. So ये जब हम कह रहे हैं, ये जब हम ये जब हम शेयर कर रहे हैं मेडिकल फ्रैटर्निटी में, तो हमको ये जरूर कहना चाहिए कि होम्योपैथी की स्ट्रेंथ्स, होम्योपैथी के प्रभाव के जो भी एरियाज है वो क्या है, और इसलिए होलिस्टिकली, इंटीग्रेटिवली एंड व्हाट यू से नेशन वाइड हमने होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग करके इस समस्या का हल करने में हमारा काफी योगदान हो सकता है। होम्योपैथी की मेडिसिन सारे अभी जो डिजीजेस कहे जिसके कारण से मृत्यु दर बढ़ रहा है, उसमें तो इंडिविजुअल बेसिस पे जो हम होम्योपैथी की दवाइयां देते हैं उसमें तो हर प्राइवेट प्रैक्टिस से लेके जो लोग इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे भी हमको दिखाई देगा कि इनका जो मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट है वो काफी कम आता है। हमारे जो मेडिसिन है जो अगर हमको प्रेग्नेंट फीमेल को देने हैं या बच्चों को देने हैं तो ये बड़े सेफ है। इसके जो दवाई के देने के बाद के जो एडिशनल इफेक्ट या जो हम कहते हैं उसको एडवर्स रिएक्शन है, उसका अगर हम प्रिवेलेंस देखें तो वो कुछ नहीं के बराबर है। और जहाँ पे लेबर में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हमको फैसिलिटेट करना है, तब भी हम होम्योपैथी की दवाइयाँ देंगे तो मदर को हमारी दवाइयों से कोई एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस नहीं है। पोस्ट डिलीवरी स्पेशली जो भी प्रॉब्लम्स हैं माताओं के और बच्चों के, उसमें भी हमारा काफी अच्छा योगदान है। हम अगर प्रैक्टिस के थ्रू देखे जाए जैसे लैक्टेशनल कंप्लेंट्स है, और ये दवाइयाँ लेने के लिए बहुत आसान है, स्वीट पिल्स है, तो इवन बालक है या बच्चे हैं या मदर है, ये बड़े ऑल ये मेडिसिन बड़े चाइल्ड फ्रेंडली है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमको सबको बताना है कि इस एरिया में होम्योपैथी काफी प्रभावी है। तो अब हम जाएंगे कुछ थोड़ी ऐसी समस्याएं जो कॉमनली हम फेस करते हैं हमारी प्रैक्टिस में, और हमारी कुछ अच्छी दवाइयां हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। तो मदरहुड आपको सबको पता है कि कितना प्रेशियस है, और ये बहुत ही बड़ा स्पेशल फिनोमिना है लाइफ का जो हर महिला चाहती है। और उससे रिलेटेड चाइल्ड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कई ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पे प्रेवलेंट मेडिसिन के अलावा अगर हम होम्योपैथी दे सकते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो 9 महीने का प्रेगनेंसी का पीरियड है वो काफी अच्छी तरह से महिलाएं गुजार सकते हैं। उसमें कॉमन कंप्लेंट्स है एनीमिया, नौशिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, जिसके लिए पूरे 9 महीने में काफी महिलाओं को अगर इससे तकलीफ होती है तो उनको कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ती है। अगर हमारे पास ऐसे होम्योपैथी की दवाइयां हैं जो इस समस्याओं का बहुत ही अच्छा हल कर सकती है। नौशिया और वॉमिटिंग के लिए आप सभी जानते होंगे कि सिम्फोरेकार्पस रेसिनोसा एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत स्पेसिफिक दवाई मानी जाती है, जहाँ पे प्रेग्नेंट महिला को कांस्टेंट वॉमिटिंग होती है। ये वॉमिटिंग कहीं इवन जो एंटी एमेटिक देते हैं उससे भी कम नहीं होती है। तो इसके लिए ये दवाई काफी अच्छी है। जैसे persistent vomiting of pregnancy which is worse by any motion, aversion to all types of food which is better by lying on back, ये उसकी सिम्टम है। और गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस काफी कॉमन है। अनदर रेमेडी जो हम बहुत यूज करते हैं हमारी ओपीडीज में या हमारे प्रैक्टिस में वो है इपिकैट, जहाँ पे कांस्टेंट नौशिया है महिला को, और इस नौशिया के कारण वो कुछ खा नहीं सकती है।
तो महिला का भी पोषण में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बेबी के या बच्चे के भी पोषण में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर मॉर्निंग सिकनेस में हम ऐसी दवाइयां यूज करें तो हमारे लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इंडाइजेशन और एसिडिटी अनदर एक कंप्लेन है, जहाँ पे महिलाएं बहुत ही अस्वस्थ महसूस करती हैं, और इन दवाइयों में मुझे ऐसे लगता है कि आर्सेनिकम अल्बम ये जो दवाई है वो इसका हम काफी यूज कर सकते हैं, काफी प्रभावी है। ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि हर दवाई ये सिम्टम या लक्षणों के ऊपर ही दी जाती है, और ये तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं कि जो हम कॉमनली यूज करते हैं, पर हर पेशेंट में इंडिविजुअल सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर ही हम दवाइयां देते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है होम्योपैथी में। सो आर्सेनिकम अल्बम एक दवाई है इंडाइजेशन और एसिडिटी के लिए, जहाँ पे बर्निंग इसका हॉलमार्क है। सो हार्ट बर्न है, बर्निंग है, वो भी बेटर बाय हॉट थिंग्स है, हॉट फूड, हॉट ड्रिंक्स है। नक्स वोमिका जैसी दवाई है, जहाँ पे हमको मालूम जहाँ पे उसकी की नोट सिम्टम है, और उस की नोट सिम्टम में एक सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनसेटिस्फैक्टरी मोशन, और पेशेंट हैज दैट नॉट डन फीलिंग। तो ये जो नॉट डन फीलिंग जो है वो अगर हमको प्रोमिनेंट सिम्टम अगर मिलती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि नक्स वोमिका ये एक बहुत ही अच्छी दवाई है इंडाइजेशन और एसिडिटी के लिए। सो ये भी एक है। पल्सेटिला ये एक ऐसी दवाई है जिसमें हम हार्ट बर्न के लिए काफी बार यूज करते हैं। डिजायर फॉर फैटी फूड है, और टेस्ट नहीं है पेशेंट को, एक बिटर टेस्ट होती है हमेशा, तो खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। कार्बोवेज का हमको पता है, रैंसिड सार, प्यूट्रिड इरप्टेशंस है, वाटर ब्रश है, एंड समटाइम्स पेशेंट आल्सो हैज सो मच ऑफ द फ्लैचुलेंस कि उनको ब्रीदिंग को भी सांस लेने को तकलीफ हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी काफी कॉमन है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, और लैक्सेटिव लेने का जो लेने के बजाय अगर वो ये मेडिसिन जो सिम्टम बेस्ड मेडिसिन है जैसे एल्यूमिना, नक्स वोमिका, ओपियम, इनका अगर हम यूज कर सके तो मुझे ऐसे लगता है कि इन महिलाओं की ये बद्धकोष्ठता या कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बहुत ही आसानी से दूर हो सकती है। इनके सिम्टम बड़े स्पेसिफिक है, और ये सिम्टम जब हमको लक्षण जब हमको महिलाओं में मिलते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छे इफेक्टिव मेडिसिन का काम करते हैं। एनीमिया की समस्या प्रेग्नेंट लेडी की, ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट समस्या है। हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जैसे फेरमफॉस है, कल्केरिया फॉस है। पोस्ट ह्यूमरेज के बारे में एनीमिया है तो चाइना जैसी दवाई है। तो इन दवाइयों को भी अगर हम इसका हम सही उपयोग करें तो अनीमिया जैसे अनीमिया के कारण जो बाकी लक्षण भी है महिलाओं में, जैसे कि थकान है, पैल्पिटेशंस है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, ये समस्याएं भी कम हो सकती है। और मोस्टली तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, जिसके कारण ये सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये भी दवाइयाँ होम्योपैथी की होम्योपैथी में भी और बायोकेमिक में भी अगर हम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट है। अनीमिया के कारण बेबीज का जो लो बर्थ वेट बेबीज का जो रेट है वो काफी बढ़ता है, इसलिए इसको समय पे ट्रीट करना, समय पे इसको ध्यान देना, दवाई देना, मुझे ऐसे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में एक एंजाइटी और डर सा अनुभव होना, ये कोई अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि ये हो नहीं सकता ऐसी बात नहीं है। काफी महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद अगर वो पहली बार प्रेग्नेंट है, या अगर वो सेकेंड बार प्रेग्नेंट है पर उनका पहली प्रेगनेंसी का अनुभव कुछ अच्छा नहीं है, या फैमिली में ऐसी कोई घटनाएं घड़ी है कि जिसके कारण प्रेगनेंसी का उनको डर है कि बच्चे को कुछ हो न जाए, सब नॉर्मल तो हो जाए ना, या खुद की हेल्थ के बारे में भी वो बड़े एंशियस रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है अपनी मटीरिया मेडिका में जो एकोनाइट जैसी दवाई है
जिसका fear, anxiety, anguish of mind, worried for every ailment, even a trivial ailment can cause palpitation and fear, restlessness. ये symptoms के ऊपर अगर हम एटोनाइट का यूज करें तो fear and anxiety के लिए भी हम काफी अच्छा काफी महिलाओं को मदद कर सकते हैं। तो ये तो कोई कुछ ऐसी समस्याएं थी कि जो बहुत ही कॉमनली हमको प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाएं हमारे पास आती है। अब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जैसे कि महिलाएं अब लेबर में चली गई है, तब भी ऐसी कई समस्याएं हैं जहाँ पे हम होम्योपैथी का उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर लेबर जैसे कि चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस अगर डिले हो गया तो वहां पे चांसेस है कि महिला खुद भी थक जाएगी और नॉर्मल लेबर की संभावना कम हो जाएगी, या बच्चे को अगर कुछ हो गया तो हेल्थ ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो कैन गेट अफेक्टेड। तो लेबर को आसान करने के लिए उसको समय पे अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस, लेबर पेन्स आने के लिए, लेबर हेसल करने के लिए हम क्लोरोफाइलम जैसी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल्सिनियम ये भी एक अच्छी दवाई है। और क्लोरोफाइलम की जो सिम्टोमेटोलॉजी है जिसमें कि पेन्स, महिला को पेन आ रहे गर्भवती महिला को, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं है और ये पेन्स देते देते काफी समय से पेन्स देने के कारण वो महिला बड़ी एग्जॉस्ट हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है क्लोरोफाइलम का अगर हम उपयोग करें तो हमारे जो हम ये प्रैक्टिस करते हैं अस्पतालों में या खुद के प्राइवेट इसमें, हमें इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। Qualophyllum is one of the very important remedy to hasten the labor and to give effective contractions. जेल्सिनियम भी एक अच्छी दवाई है क्योंकि कई बार फॉल्स लेबर पेन्स आते हैं और लेबर आगे प्रोग्रेस ही नहीं होता है। जेल्सिनियम की बाकी सिम्टम्स के ऊपर जैसे महिला बहुत ही ड्राउजी है, डल है और एग्जॉस्टेड हो गई है, हम जेल्सिनियम का उपयोग कर सकते हैं। लेबर के बाद की कई कंप्लेंट्स है। चाइल्ड बर्थ का तो प्रोसेस हो गया तो कई दिनों के बाद महिलाओं में अनेक ऐसी समस्याएं आती है, जैसे कि इमीडिएटली चाइल्ड बर्थ के बाद जो ट्रॉमा है उसके कारण जो पेन्स है, आफ्टर पेन्स बोलते हैं, आफ्टर द लेबर, जिसमें महिला बड़ी एग्जॉस्ट हुई है, स्पेशली अब प्राइमरी पैरा जो है पहली बार जो गर्भवती हुई है, इसमें आर्निका और जेल्सिनियम का अगर हम उपयोग करें, सिम्टम्स आर्निका के हमको पता है कि सोर फीलिंग है, ब्रूस फीलिंग है, वायलेंट आफ्टर पेन्स है, और जेल्सिनियम में मैंने जैसे कहा कि पेशेंट इज क्वाइट एग्जॉस्टेड और मस्कुलर वीकनेस बड़ा डोमिनेंट है, पेशेंट फील्स ड्राउजी, तो हम ऐसी दवाइयों का इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हम उपयोग कर सकते हैं। और एक समस्या है जहाँ पे महिलाएं होम्योपैथी की दवाई लेने के लिए कई बार खुद से आती है, और वो है कि मिल्क सप्रेशन, जैसे कि सफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को। अभी तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी अप टू 1 ईयर दे आर एडवाइजिंग के ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। सप्लीमेंट्री फूड थोड़ा सा 6-8 महीने के बाद ऐड करेंगे, पर ब्रेस्ट फीडिंग ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर इज बीइंग रिकमेंडेड। इट इज recommended even by the pediatrician. So अगर मिल्क सिक्रीशन सफिशिएंट नहीं है तो ये महिलाएं एक तो खुद भी बहुत ही अपसेट हो जाती है और ये बच्चे के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, बिकॉज उनको फिर बाहर का फीड देना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो पल्सिटिला, रिसिनस एंड लैक्ट्यूका विरोजा, these are some remedies which we use and they really help to improve the flow of milk. यहाँ पे कुछ ठीक है, मैं वो बाद में देखती हूँ।
कुछ चैट में ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए आया है। हालांकि ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर पहले से डिटेक्ट किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वो अगर जब महिला लेबर में गई है और तब अगर आप पता चलता है ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या मे बी लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो पल्सेटिला जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। पर ये मेरा खुद का अनुभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर पता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स obstetricians will go for cesarean section, but we, जैसे कि हम मटीरिया मेडिका में देखेंगे तो हमारे पास उसके लिए भी काफी अच्छी दवाइयां हैं। जिसके पास इसका अनुभव है वो जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर एंड हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। क्रैक निपल्स ये भी एक कॉमन समस्या है, जहाँ पे फाइटोलैका, ग्राफाइट जैसी दवाइयाँ उनके जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे अल्सरेशन है, क्रैक्स है और हार्ड मैमी है, मीन्स ब्रेस्ट आर वेरी हार्ड एंड पेनफुल इन केस ऑफ ग्राफाइट्स। रिटेंशन ऑफ यूरिन, पोस्ट लेबर रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये भी एक समस्या कभी कभी महिलाओं में है, और उसको अगर हम कैंथरिस अर्निका या ओपियम इस दवाइयों का हम इस्तेमाल सिम्टम के बेसिस पे कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन के साथ अगर रिटेंशन ऑफ फीसेस भी है तो आई थिंक पेशेंट को ओपियम जैसी दवाई काफी काम आती है। अभी ये जो हम लेबर की बात कर रहे थे, चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि यहाँ पे पूरा जो फीमेल जेनेटिक ट्रैक है उसमें ट्रॉमा तो है ही, और आर्टिका जैसी मेडिसिन हमारे पास है जो कि पोस्ट लेबर हम अगर वजाइनल टेयर है या एपिजियोटोमिक स्टिचेस है उसके हीलिंग के लिए अगर हम यूज करें तो मुझे ऐसे लगता है महिलाओं को बहुत ही फायदा होता है, और इसका तो हम डे इन एंड डे आउट हम इसको यूज करते हैं। इसके लिए आर्निका इज वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडीज पोस्ट लेबर आफ्टर एपिजियोटोमी और दी ट्रॉमा विच हैपेंस। नाउ ये कुछ समस्याओं का मैंने यहाँ पे जिक्र किया। समय के मुताबिक थोड़ी ऐसी समस्याएं हैं जो बालक या बच्चों में है, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ। डेंटिशनल ट्रबल्स के लिए हम तो डेंटोनिक की इतनी एडवर्टीजमेंट है, होम्योपैथी जो नहीं जानते हैं वो भी डेंटोनिक के कारण होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिव है डेंटल प्रॉब्लम्स में, ऐसे कहते हैं। पर हम होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए तो डेंटोनिक की जरूरत नहीं है। हम सिम्टम बेसिस पे हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयां हैं जो डेंटोनिक में ऑलरेडी है वो दवाइयां, पर हम तो सिम्टम के बेसिस पे काफी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी डेंटल प्रॉब्लम्स है उसके साथ कई बच्चों को फीवर है, कोई बच्चा इरिटेबल है, कई बच्चों को डिलेड डेंटिशन हो रहा है, बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं, डायरिया कर रहे हैं, मिल्क इंडाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स के बेसिस पे भी हम होम्योपैथी की दवाइयां, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर डेंटिशनल प्रॉब्लम के साथ हाई फीवर है तो एकोनाइट का विचार कर सकते हैं, या बहुत ही इरिटेबल चाइल्ड है तो चामोमिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं खाली इंडिकेटेड सिम्टम्स दे रही हूँ, पर मुझे ये पता है कि हम तो सिम्टम कॉम्प्लेक्स जो भी टोटलिटी है उसी के ऊपर टोटलिटी को लेके ही कोई भी दवाई का इस्तेमाल करेंगे। बट ये कॉमन दवाइयाँ डेंटिशनल प्रॉब्लम्स में आती हैं, जैसे कल्केरिया, इक्जूजा, ल्यूक, मैककार्ड, इसका इस्तेमाल हम काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है, कई बच्चे बॉटल फेड हो जाते हैं अगर ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाती है तो, एंड वीनिंग के प्रॉब्लम के समय पे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फाइबर डाइट नहीं है, डाइट फॉल्टी है, तब भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एंड समटाइम्स बच्चे ये जो कॉल आता है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं एंड देन दे बिकम कॉन्स्टिपेटेड।
Alumina, bryonia, paraffinum. These are some of the remedies which we can make use of in case of constipation of children. इसके अलावा कई ऐसी दवाइयां हैं जो हम बच्चों की constipation में यूज कर सकते हैं. Some common remedies also which we can use in जो respiratory symptoms जैसे कि सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, recurrent tonsillitis, उसमें इपिकैट, ड्रोसेरा, नेचुरल सल्फ उनकी खुद की एक टोटलिटी है. अगर चाइल्डहुड एस्थमा है तो हम इपिकैट के जो सिम्टम्स है जैसे कि पैरोक्सिजम्स आर एसोसिएटेड विद रेचिंग, सफोकेटिव कॉफ, या ड्रोसेरा की सिम्टम है जहाँ पे इरिटेटिव ड्राई कॉफ है, द कॉफ हैज अ कैरेक्टर ऑफ अ वूपिंग कॉफ, या नेचुरल सेल्फ में हमको पता है कि हमेशा जो डैम्प कोल्ड वेदर एग्रीवेशन है, वेदर चेंज के तौर पे जब बच्चा एस्थमेटिक हो जाता है तो हम इन दवाइयों का इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हैं. एंटीमोनिटार्ट, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिकम आयोडेटम, इन दवाइयों का भी हम उनकी टोटलिटी के ऊपर काफी अच्छा यूज कर सकते हैं. एंटीमोनिटार्ट का रैटलिंग चेस्ट हमको पता है. फॉस्फोरस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग जो है बच्चों में थोड़ा ट्यूबरकुलर ट्रेट जैसे फीचर्स हैं वो हम कर सकते हैं. आर्सेनिकम आयोडेटम ये भी एक अच्छी दवाई है जहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैकिंग ऑफ कॉफ और एस्थमेटिक चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ सम ट्यूबरकुलर ट्रेट हम आर्सेनिकम आयोडेटम यूज कर सकते हैं. Common cold is also very common in children, especially with the earlier age group, and the mothers are very much worried. जो एक ट्रेट है कि अगर वो मॉडर्न मेडिसिन की यहाँ जाएंगे तो उनको कुछ एंटी हिस्टामिनिक और ऐसी दवाइयाँ दी जाती है. तो अभी तो काफी ऐसे पेरेंट्स हैं कि उनको एलोपैथी की दवाई अपने बच्चों को देने के लिए वो राजी नहीं है और वो हमेशा होम्योपैथी के पास ही आएंगे. तो हमारे पास कॉमन कोल्ड के लिए भी बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं जैसे एकोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक. whole of our materia medica if we explore we have such good remedies के सिम्टम के हिसाब से अगर हम बच्चों को दे तो कॉमन कोल्ड हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. कॉमन कोल्ड के लिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमेशा पेरेंट्स वरिड रहते हैं कि अब सर्दी हो गई तो खांसी हो जाएगी, खांसी हो गई और कहीं चेस्ट में चली जाए तो क्या करें. तो ये जो दवाइयां थी एकोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक, पल्सिटिला, मुझे ऐसे लगता है जब हम देते हैं तो प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज भी स्टॉप होता है और इनकी रिकरेंट टेंडेंसी जो है वो भी कम होने में मदद होती है. एस्थमा के लिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और हमारे पास इपिकैट, नेट्रम सल्फ, आर्सेनिक, नक्स वोमिका ये दवाइयां काफी इफेक्टिव हैं इन केस ऑफ चाइल्डहुड एस्थमा. ब्रोंकाइटिस मींस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ये बहुत ही कॉमन है बच्चों में. जैसे वन ऑफ द कॉमन टॉपमोस्ट कॉजेस ऑफ मॉर्टेलिटी आल्सो इफ वी सी द प्रीवियस स्लाइड जहां पे मैंने इसे कहा था कि स्टैटिस्टिकली उन्होंने निमोनिया या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताया जैसे. तो ब्रोंकाइटिस भी काफी कॉमन है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पोल्यूशन है, लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं. तो बच्चे रेस्पिरेटरी सिम्टम से काफी परेशान होते हैं. जिनको ब्रोंकाइटिस हो गया है या जिनको ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है हमेशा, इनमें भी which stage the baby is brought to you, हम एकोनाइट, ब्रायोनिया ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं. Now sinusitis another extension symptom of respiratory disorders जहाँ पे बच्चों को जैसे ना सर्दी बैठ गई ऐसे करके उनके पेरेंट्स आते हैं और उसके कारण हेडेक है, they cannot concentrate with their day-to-day activities. तो हिपार्सल, the chili hipar, we know that every cold settles in the respiratory tract. या कालीबाइक्रोम जहाँ पे the catarrh becomes very thick, yellow, stringy, ropey. या नक्स वोमिका जो बच्चों की स्नफल्स या स्नीजिंग एंड नोज ब्लॉक एंड फ्लूएंट कोराइजा या सैंग्विनेरिया विथ हेडेक.
So these are the medicines which we can make use of in case of respiratory symptoms like sinusitis. तो ये तो फिजिकल तकलीफ जो है ना, उसके बाद ये कॉमन सिम्टम्स है, ये कॉमन कंप्लेंट्स है जिसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने होम्योपैथी की क्लिनिक्स में ले आते हैं। और भी बड़ी समस्या है अभी, जैसे लाइफस्टाइल के बारे में हम बोलते हैं, जिस प्रकार से हमारा दैनंदिन जीवन कॉम्पिटिटिव हो गया है, उसका असर तो बच्चों पे भी होता है। और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ये अब एक बड़ी समस्या है, जहाँ पे कई पेरेंट्स उनके बच्चों को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो लेके आते हैं, जैसे कि बच्चा बड़ा एग्रेसिव है या बहुत रिबेलियस है, मिस्चीवियस है, स्कूल से कंप्लेन आती है, या कोई डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए या सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ही नहीं करता है, उसके एक्शंस भी बड़ी ऑफेंडिंग है। ऐसे बिहेवियरल कंप्लेंट्स लेके भी कई पेरेंट्स अपने पास आएंगे और आते भी हैं। हैबिट ऑफ स्टीलिंग है, स्पीकिंग लाइज है, लॉट ऑफ एंगर एंड टेम्पर टैंट्रम्स है, बिहेवियर बड़ा क्रूएल है, बच्चों के साथ खेलते खेलते गुस्से में फिजिकली भी किसी को तंग कर सकते हैं या कोई तोड़फोड़ कर सकते हैं। They can harm themselves or they may have an sexual activity, early sexual activity. तो जैसे कि मैंने इस स्लाइड पे बोला है कि there are many more other symptoms with which parents can come, but these are few very important and very effective homeopathic medicines like absinthium for stealing habit, lying opium is there, टेम्पर टैंट्रम हम तो सब जानते हैं, चैमोमिला जैसी दवाई बहुत ही यूजफुल है, या डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टीज में तोड़फोड़ करने में स्टैफिसाइड्रिया इंडिकेटेड है, तो रिबेलियस चाइल्ड है तो टैरेंट्यूला का हम यूज कर सकते हैं, एंड ऑरोमेड ब्यूफो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये था बिहेवियरल प्रॉब्लम। बिहेवियरल प्रॉब्लम का फिजिकल एक्सटेंशन में कभी कभी ये बच्चे थंब सकिंग करके हमारे पास आते हैं, या नेल बाइटिंग। तो कहीं तो हिडन एंजाइटी है, ऐसा जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं, तब हमको पता चलता है। हमारे पास इसके लिए भी काफी इफेक्टिव, काफी अच्छी दवाइयां हैं, और जो कि ये अगर हैबिट्स पे हम इस दवाई के कारण इनकी हैबिट्स ये जाती है तो इनकी ओवरऑल ग्रोथ और हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। थंब सकिंग में कल्केरिया, फॉस्फोरस, इपिकैक, नाइट्रोम्यूर, सिलिका, नेल बाइटिंग में एरम, आर्सेनिकम एल्बम, सीना, वेरेट्रम, ऐसी दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह रहे थे कि फियर, एंजाइटी, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट है एंड शी इज वरिंग अबाउट हर बेबी, अबाउट हर हेल्थ, अबाउट हर फ्यूचर, वैसे बच्चों में भी अभी हमको ये एंजाइटी का जो सिम्टम है, फियर का जो सिम्टम है, पेरेंट्स से वो अपने क्लिनिक में ले आते हैं, वहां पे भी एकोनाइट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। एकोनाइट के साथ साथ हम बेलाडोना, स्ट्रैमोनियम, बोरैक्स, सैलिसिला, इन दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ एंगर एंड इरिटेबिलिटी में भी हम बेलाडोना, स्टैफिसाइड्रिया, अगर वो एंगर इज एसोसिएटेड विथ फियर and too acute is the presentation, even aconite we can think of, chamomilla, nux vomica and tarantula. So symptom के बारे में डिटेल इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हम सभी प्रैक्टिशनर्स हैं, बट ये हर एक की प्रैक्टिस में कई दवाइयां, अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल भी हो सकता है, पर ये तो बहुत ही कॉमन दवाइयां हैं और इनकी इफेक्टिविटी भी बहुत अच्छी, इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि इन दवाइयों के नाम मैं इस प्रेजेंटेशन में दे दूं, उनके कई इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उसको भी हाईलाइट करूं। ये एक बिहेवियरल, इसमें एक रनअवे रिएक्शन है। बच्चे जो है वो स्कूल से भागना चाहते हैं, घर से भागना चाहते हैं, और पेरेंट्स तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास है हायोसाइमस, हमारे पास हायोसाइमस में एक सिम्टम है डिजायर टू रन अवे फ्रॉम हाउस एट नाइट, या स्ट्रैमोनियम में एक सिम्टम है डिजायर टू रन अवे। वेरेट्रम एल्बम इज वन रेमेडी, इंक्लिनेशन टू रन अवे। सो
ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स बड़ा अजीब लगता है, पर जब पेरेंट्स परेशान होकर अपने पास आते हैं तो हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिसका इंटरवेंशन अगर हम करें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स है। एंगर, इरिटेबिलिटी, डिस्ट्रक्टिव नेचर, रनअवे नेचर से लेके चाइल्ड कैन बी वेरी बैशफुल, बहुत ही सहमा हुआ बच्चा बच्ची, ऐसे भी बच्चे हमारे पास है जो कि पेरेंट्स उनके लिए भी परेशान है। उनको ये लगता है कि ये बच्चा कहीं ओपन ही नहीं होता, बड़ा डर डर से कहीं एक जगह बैठा रहेगा, किसी से मिक्स नहीं होगा। तो इसमें कोका पल्सटेला जो टिमिड चाइल्ड है इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट लर्निंग टू टॉक, माइलस्टोन्स में कभी कभी हमको ये दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी इनको टॉकिंग, डिलेड टॉकिंग हो चुकी है, मीन्स बात करना उनका बहुत ही लेट बात करना, बात करते हैं बच्चे। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है मेडिसिन बराइटा का सिप्लाइनम, एनाकार्डियम बहुत यूजफुल है इन बच्चों के लिए जहाँ पे दे आर अनेबल टू फ्रेम द सेंटेंसेस, लाइन पूरा एक सेंटेंस बात नहीं कर सकते हैं। और कोई बच्चे ऐसे हैं कि टॉक तो कर सकते हैं पर उनको स्टैमरिंग है, जैसे स्ट्रैमोनियम है, बोविस्टा है, कल्केरिया कार्ब है, पॉस्टिकम है, तो फ्लुएंसी नहीं है बात में। इन ये भी सिम्टम के लिए होम्योपैथी में अच्छी दवाई है। ये एक अनदर परेशान करने वाली सिम्टम है पेरेंट्स के लिए, जो कि नॉर्मल एज के बाद अगर बच्चा बेड वेटिंग करता है या बिस्तर गीला करता है तो बहुत परेशान होने वाली ये बात होती है। क्लिनिकली हमको बच्चे को कोई और तो तकलीफ नहीं है ना, न्यूरोलॉजिकल कोई कॉज नहीं है ना, ये सारा होने के बाद जब हमको ये पता है कि ये तो समय के हिसाब से ये बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, मे बी इसको एंजाइटी है, कुछ फियर है, कुछ सप्रेस्ड इमोशंस है, और ये होम्योपैथिक फिजिशियन बहुत अच्छी तरह से जान सकता है हिस्ट्री से, पेरेंट की हिस्ट्री से। और बेड वेटिंग जैसी परेशान करने वाली समस्या भी हम तो रेपर्टरी में इतने सारे रूब्रिक्स देखेंगे एन्यूरिसिस के लिए, मॉर्निंग, नाइट, डे, फर्स्ट नाइट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अपने पास सेपिया, क्रियोसोट, कल्केरिया कार्ब, मेडोराइनम, इवन बेलाडोना, इवन इक्विसेटम, ये दवाइयां सिम्टम के बेसिस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जब मैंने माता और बालक और उनकी हेल्थ समस्याओं के बारे में सोचा तो मैंने ऐसी कुछ कंप्लेन्स और ऐसे कुछ सिम्टम्स निकाले थे जो कि कॉमन हमारे ओपीडीज में आते हैं, और उनके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं, बहुत इजीली अवेलेबल दवाइयां हैं, कॉमनली यूज दवाइयां हैं। ये अगर हम यूज करें तो मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं in improving the health status of mother and child. So to conclude my presentation, माता और बालक ये दो ऐसे these are two they constitute the most important and a huge segment of society. इनका जो prevalence है या इनका जो नंबर है टोटल पॉपुलेशन में, ये काफी बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत ज्यादा नंबर में है। एंड इसलिए कि ये सेक्शन बहुत बड़ा है, इनकी समस्याएं जो है जो होम्योपैथी से काफी अच्छी तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम्योपैथी की दवाइयाँ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पहला उनका इंक्लिनेशन होम्योपैथी की दवाइयों के पास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और होम्योपैथी का जो जो अप्रोच है होलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, ये अगर हम इफेक्टिवली यूज करें तो मुझे ऐसे लगता है कि हम इसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो विद दिस मैं मेरा ये प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहती हूँ। क्लिनिकल केसेस इसलिए नहीं कहे क्योंकि हर एक के पास अनुभव के केसेस हैं,
पर ये मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि कितनी सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें होम्योपैथी कैन बी अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और अब तो आयुष मिनिस्ट्री और इतनी सारी योजनाएं हैं जिसमें अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो मुझे ऐसे लगता है कि इस फील्ड में हम काफी अच्छा योगदान दे सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको अभी कोई क्वेश्चंस है तो आप जरूर पूछ सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि जो आंसर मैं कर सकूं आपसे मैं शेयर करूंगी। किन्हीं को क्वेश्चंस है तो आप टाइप करें चैट बॉक्स में, है ना। मैडम देख करके एक क्वेश्चंस का तो जवाब मैडम दे चुकी हैं ब्रीफ प्रेजेंटेशंस के लिए। उन्होंने बीच में ही देख लिया था और उन्होंने ब्रीफ प्रेजेंटेशंस पर जवाब भी दे दिया है। और मैं भी देखता हूँ कि ब्रीफ प्रेजेंटेशंस का ऑनलाइन जैसे लेबर रूम में है बच्ची माता, तो उस समय में हम लोग देखें कि बड़ा आराम से बड़ा आसानी से हो जाता है, सर्जिकल कंडीशंस को अवॉइड किया जा सकता है। ये बहुत मैंने भी कई एक केसेस में अनुभव किया। और खास करके मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, पटना में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है जो कि पटना मेडिकल कॉलेज बहुत ही इंडिया का बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है। आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारी नर्सेस जो हैं जो होम्योपैथी की दवाइयाँ रखती हैं, क्योंकि और जो लेबर में वो काम करती हैं तो कुछ लोग नहीं रखती हैं, तो वो दुकान का नाम जानती हैं, कोई एलोपैथिक दुकान में वो दवा रखवा देती हैं और पेशेंट को कहती हैं कि तुम वहाँ पर जाओ, ये दवा लेके आओ तो तुम्हारा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये एक पॉपुलरिटी होम्योपैथी के लिए है नर्सिंग सेक्टर में। प्रेगनेंसी के समय ये सॉरी डिलीवरी के समय में लेबर रूम में जो है और उनको ज़्यादा अच्छा अनुभव है कि और कोई सहारा उनके पास में नहीं है, इसीलिए होम्योपैथिक से बहुत आसानी से हो सकता है। एक चीज़ जो हम लोग देखते हैं एलोपैथी में, दूसरे सिस्टम ऑफ गायनिकोलॉजिस्ट लोग इतने पेशेंस नहीं होते, धैर्य नहीं होते हैं और वेट नहीं करना चाहते हैं और तुरंत ही सिजेरियन के लिए एडवाइस कर देते हैं। तो ये एक मुद्दा है जिसको कि हम लोग होम्योपैथी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने एक प्रोटोकॉल भी बनाया है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के। मैडम भी उसकी चर्चा कर रही थी, उसको मैं चाहूंगा कि सभी पार्टिसिपेंट्स एक बार देखें। तो बहुत अच्छा सिस्टेमिक गाइडलाइंस उसमें दिया हुआ है और वह आपको मदद करेगा। ये CCRH की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा ये इसका ये एड्रेस, आप परचेज कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इस गाइडलाइंस को मदर एंड चाइल्ड बहुत समय बहुत पॉपुलर हुआ है वो ये गाइडलाइंस प्रोटोकॉल जो है बहुत ही पॉपुलर हुआ है। और तो कोई इसमें क्वेश्चंस नहीं है। थैंक यू है प्रियंका चक जी का, किरण जी का भी थैंक यू है। एनी अदर क्वेश्चंस किन्हीं को कहना है? वी हैव 8 मिनट्स, हम लोग के पास में 8 मिनट का समय है। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, हम लोग उसको, या और कुछ कहना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। मैडम आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, हमको लगता है कि सभी लोग सेटिस्फाइड हैं इससे। एक विमेश जी का क्वेश्चन है, एनी स्पेसिफिक मेडिसिन, उन्होंने पूछा है एनी स्पेसिफिक मेडिसिन विच आर नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, इनका एक अच्छा सवाल है कि प्रेगनेंसी के समय में कोई ऐसा दवा है जो होम्योपैथी का जो कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, इस पर चर्चा कीजिए मैडम। हाँ, सही बात है। जैसे ना अर्ली प्रेगनेंसी में कई बार ऐसे होता है कि जब महिलाएं आती हैं और एक तो इनकी हिस्ट्री बड़ी खराब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है कि 3rd मंथ प्रेगनेंसी अबॉर्शन हो चुका है, 1st ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो चुका है। और ये जब मॉर्निंग सिकनेस के लिए या ये सबसे कॉमन तो मेरा जो अनुभव है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए ये हमारे पास जब आती है और टोटलिटी में अगर उनको सेपिया जैसी दवाई आती है या पल्सिटिला जैसी दवाई आती है तो हम अगर सिम्टम टोटलिटी देखें तो ये जो दवाइयां हैं ये बहुत ही इफेक्टिव हैं, पर इनके सिम्टम में मटीरिया मेडिका में 3rd मंथ अबॉर्शन या स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस करके ये जो सिम्टम है, मैं मेरे अनुभव से कहती हूँ कि मैं पल्सिटिला और सेपिया दवाई नहीं देना चाहती 1st ट्राइमेस्टर में।
ये आपने बहुत अच्छा बताया मैडम। पल्सेट्ला के विषय में कहा जाता है कि अगर किसी को एबोर्ट कराना हो तो हाँ। पल्सेट्ला का हाई पोटेंसी को दे दीजिए तो एबोर्ट हो जाता है, हाँ ऐसा सर। मानना है। और हाँ। मैं तो यूज नहीं किया हूँ, लेकिन जो हमारे कुछ कलीग्स हैं उन्होंने कहा कि जब कोई महिला आती हैं एबोर्ट कराने के लिए तो मैं उनको ये और कुछ ये हालांकि ये इलीगल है, सही नहीं है इस तरह से करना, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा बताया और इनके सवाल का भी जवाब है, क्योंकि सिपिया और पल्सेट्ला सॉरी दोनों को हम लोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। टोटलिटी सिम्टम्स मिलने चाहिए, टोटलिटी के साथ में पोटेंसी भी मिलने चाहिए, तभी जा करके कुछ दवाइयों का है। और इसके अलावा और भी दवा है, सबाइना है और ये सब भी दवाइयाँ हैं जहाँ की हम लोग को स्पेसिफिकली केयरफुल रहना चाहिए प्रेगनेंसी के समय में। और जो नौसिया, मॉर्निंग नौसिया जो है, सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस की बात आती है, मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पर दवा देने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा मैनेजमेंट परहेज करके अगर बिना दवा के इसको संभाला जाए तो वह ज़्यादा अच्छा होता है उनके डाइट्स को। और मॉर्निंग सिकनेस के साथ में जनरली जुड़ा हुआ जो होता है वो उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, खास करके जो उस समय में गैस्ट्रिक सिस्टम जो है तो पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में फंक्शन नहीं करता है। तो ऐसे में ये जरूरी होगा कि हम लोगों को वहाँ पर उसके लाइफ स्टाइल को और उसके डाइटिक हैबिट को भी चेक करना चाहिए। एक चीज और है मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के समय में महिलाओं में एक अच्छा कुछ विशेष खाने की इच्छा होती है ना, खाने का। हाँ, पाइका का है और ऐसे भी है, कोई बहुत खट्टा खाना चाहते हैं, बहुत ये लोग खाना चाहते हैं, ये सब है। विमेश जी ने जवाब दिया है कि कार्बोवेज इज बेस्ट फॉर गैस्ट्रिक प्रेगनेंसी। ये वन ऑफ द सिस्टम हो सकता है विमेश जी, आपका अनुभव अच्छा है। कार्बोवेज तो होता ही है जनरल वे में, ऐसे अदर देन प्रेगनेंसी भी ये होता है, लेकिन गैस्ट्रिक के समय भी होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि कार्बोवेज को इस्तेमाल करने में आंख मूंद करके नहीं करना चाहिए। वही बात जो कि पल्सेट्ला के साथ में लागू होता है, वही वही चीज यहाँ पर कार्बोवेज के साथ भी लागू होता है, क्योंकि कार्बोवेज का सिम्टम्स जो है सो जब तक उसके अंदर में एक इंटरनल हीट और एक्सटर्नल कोल्डनेस, मैं देखता हूँ कि कार्बोवेज को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको इंटरनल हीट, जैसे कोयला होता है ना, कोयला से बनता है, तो कोयले में जो आग होता है बाहर में छूने से, टच करने से ठंडा होता है, तो भीतर में आग है, और ये जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होना जरूरी होता है। और उस समय में गैस्ट्रिक डिजॉर्डर्स के लिए कार्बोवेज को लोग जनरली गैस्ट्रिक के लिए करते हैं। ये एक और सवाल आया है, इन्फेंटाइल एक्जिमा, हाउ टू अप्रोच देम। ये टोटलिटी मैडम आप बोलेंगे इस पर? सर वही है कि इन्फेंटाइल एक्जिमा में तो कंप्लीट टोटलिटी पे ही जाना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई अगर हम ढूंढ सकते हैं अच्छी तरह से, और जब हमको ऐसे लगता है कि बच्चे को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सर इन्फेंटाइल एक्जिमा में कभी कभी मैंने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई के बाद अगर हम इंटरकरेंट नोजोड देते हैं, जैसे कि दवाई का असर हो रहा है, कहीं स्टैंड स्टिल आ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्फेंटाइल एक्जिमा में हम ग्राफाइट्स दे रहे हैं और सोरिक सिम्टम्स का बैकग्राउंड फंडामेंटल मायाजम में है, तो सोराइनम को अगर हम इंटरपोज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हाँ, इन्फेंटाइल का जो क्रॉनिक डिजीज है, कोई भी खाली एक्जिमा नहीं, इन्फेंटाइल क्रॉनिक डिजीज कोई भी हो, जैसे एक्जिमा ही उन्होंने चर्चा किया, इन्फेंटाइल जो है तो ये और भी कोई होगा, तो उसको उसमें आपको ये जो उसका लेवल जो है उसका कॉन्जिनिटल डिजॉर्डर्स को मान करके मानना चाहिए, और उसके बैकग्राउंड में पास्ट हिस्ट्री को और फैमिली हिस्ट्री को ज्यादा उसमें ध्यान देना चाहिए। ये से एक अच्छा ये उसका हम लोग उत्तर ढूंढ सकते हैं। और नोसोर्स का इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में तो नोसोर्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। इन्होंने कहा है, विमेश जी ने कहा, आई हैव गिवन BC 26 4th to 6th, व्हाट इज BC 26? शायद बायो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, कॉम्बिनेशन की चर्चा तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग के
जो है सिस्टम के थोड़ा सा अलग है, इसलिए कॉम्बिनेशंस का तो लोग करते हैं यूज होम्योपैथी में, खाली बायो ही नहीं और भी होम्योपैथी का, लेकिन उसको सही नहीं माना गया है, इसलिए इस पर चर्चा करना हम लोग के लिए उचित नहीं होगा। तो मैडम आप आई, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, हम लोगों का एक शेयर, ये अपने काफी इंटरैक्टिव भी सेशन हुआ है, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है। इस तरह से फिर आइए हम लोग के सेशन में, और आप तो अंग्रेजी सेशन में भी इस चीज को प्रेजेंट कर चुकी हैं। आप चूंकि काफी व्यस्त हैं, मैं देखता हूं कि मैं अक्सर आपके से कम बोलता हूं, क्योंकि आप पूरे कॉलेज को चलाने में और इतने बखूबी से आप ये डीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को बहुत दिनों से मैं आपको देख रहा हूं, तो इसमें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और लेकिन फिर आइए आप फिर से, तो इसके आपका साथ में मार्गदर्शन आपके ब्लेसिंग्स के कारण तो चल रहा है, आपको भी पता है ये। जी तो मैं जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, बस इसकी ईश्वर से थैंक प्रार्थना यू है। मैम। इसके साथ में हम लोग का समय पूरा होता है, जी। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म को डॉक्टर मनोज जी ज्वाइन कर चुके हैं इंग्लिश सेशन में। मैं डॉक्टर मनोज को इस हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर मनोज।